वक्फ। इस शब्द की गूंज आपके कानों तक तो पहुंच ही चुकी होगी, और यदि नहीं भी पहुंची है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत जल्द आप इस विषय पर विचार कर रहे होंगे। इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता या मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि इस विषय का संबंध कहीं ना कहीं धर्म से है। धर्म जो इस देश का सबसे बड़ा विषय है। ये विषय कितना महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि संसद के दोनों ही सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में यह बिल रात के तीसरे पहर में पास हुआ है। यानी रात के 3 बजे तक संसद में इस विषय को लेकर बहस और वोटिंग चली, जो कि 2 अप्रैल की रात और 3 अप्रैल की रात को हुआ। बिल के पास होते ही पूरे देश में इसको लेकर के एक हलचल है। एक तरफ इस संशोधन को लेकर सरकार को बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के लोग भी हैं, खास करके जो मुस्लिम पक्ष की महिलाएं हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं जो वक्फ की संपत्ति से या वक्फ पर हो रहे अवैध कब्जे से परेशान हैं। फिर कई ऐसे भी लोग हैं, एक ऐसा पक्ष भी है जिनके पास कई सारे सवाल हैं, जिनके मन में कई विवाद हैं, जिनका उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं मेरे साथ ज्ञान सूत्रा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। जानकारी के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम वक्फ से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो जानकारी की दृष्टि से है ना सभी व्यक्तियों के लिए अहम है, चाहे वह कोई विद्यार्थी हो या फिर कोई आम आदमी। यदि आपको भी इस तरह की जानकारी पसंद है, यदि आप भी देश दुनिया की जानकारी को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो और साथ ही आप जो न्यूज़ हैं, जो खबरें हैं, उनको निष्पक्ष रूप से सुनना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वक्फ के संबंधित सारी ही बातों की समझ हो सके, सारी ही चीजें आपको पता चल सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के हम लोग कंटेंट की बात करेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो मेन चीजें हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खबर की कि क्या खबर है। फिर जो सबसे अहम सवाल होता है, जिन लोगों को नहीं पता है कि ये वक्फ आखिर क्या है, क्यों इसको लेकर के इतना बवाल क्यों है, बवाल मचा हुआ है, और वक्फ की आखिर वक्फ के पास कितनी संपत्ति है, क्योंकि हम अक्सर ये बार बार सुन रहे हैं कि वक्फ के पास बहुत ज्यादा अपार संपत्ति है, तो आखिर कितनी संपत्ति है ये भी हम लोग देखेंगे। फिर जो अहम सवाल, जो पूरी कहानी घूमती है, वो है वक्फ बोर्ड को लेकर के, और इसी पर सारा संशोधन है कहीं ना कहीं। तो वक्फ बोर्ड क्या है, और फिर जो वक्फ संशोधन बिल से में जो आखिर क्या इस बिल से बदलाव किए जा रहे हैं, इसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि मुस्लिम पक्ष को इस संशोधन से क्या परेशानी है ना, मूलतः उनके क्या प्रश्न है, क्या परेशानियां हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, और इस सारे पहलू को समझेंगे। चलिए सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है, तो खबर आपको पता भी चल गया होगा, अगर नहीं पता है तो यहां से देखिए। तो बेसिकली होता क्या है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो है वो लोकसभा द्वारा 2 अप्रैल की रात को, जैसा मैंने आपको बताया भी कि ये 3 बजे और आई थिंक 3 और 4 बजे के बीच में ये बिल पारित हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 13 घंटे, 12 से 13 घंटे का इस पर डिस्कशन हुआ है। राज्यसभा में भी 13 से 14 घंटे का डिस्कशन इस पर हुआ था, जो कि बहुत बड़ा डिस्कशन है। एवं राज्यसभा द्वारा 3 अप्रैल की रात को इसे बहुमत से पारित कर दिया गया, यानी कि अब इसे कानून बनने के लिए बस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता है और यह वक्फ का जो संशोधन विधेयक कानून बन जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो क्या ये अभी बिल लाया गया था? नहीं, देखिए ये बिल पिछले साल का है ना। यह विधेयक जो है अगस्त 2024 में लाया गया था। उद्देश्य था 1995 का जो वक्फ कानून है, जो वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन को, है ना, और प्रबंधन को नियंत्रित करता है। यानी वक्फ की जो संपत्ति है, जो पूरी वक्फ की जो ये अपार प्रॉपर्टीज हैं, जो संपत्ति है, उसका नियंत्रण, उसका प्रबंधन जो है वो वक्फ कानून 1995 के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इसमें संशोधन की बात की गई थी जब ये 2024 में ये अधिनियम, ये जो विधेयक लाया गया था।
और 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम को निरस्त करना था, जो कि ओल्ड जो ब्रिटिश एरा के लॉ थे उसको खत्म करने की बात कही गई। 2024 के इस विधेयक में जो है 40 संशोधनों की बात की गई और ऑब्वियसली चूंकि इतने ज्यादा संशोधन की बात की गई तो इसको लेकर के संसद में हंगामा शुरू हो गया। जब हंगामा शुरू हुआ तो इसको भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली इस सदन समिति को भेज दिया गया, यानी एक कमेटी को यह दे दिया गया और इस कमेटी को इस संशोधन की जांच पड़ताल के लिए भेजा गया। बेसिकली 27 फरवरी 2025 का दिन पैनल ने, यानी कि जो जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली पैनल थी, उसने 40 में से 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद पुनः इस बिल को संसद के पटल पर लाया गया। अब यहां से पूरी कहानी शुरू होती है। ऐसा मैंने कहा कि ये पटल पे लाया गया, फिर ये लोकसभा राज्यसभा दोनों से, अभी जैसा मैंने आपको बताया भी कि ये दोनों ही जगह से ये पारित हो गया। अब कानून बनने के लिए बस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, जो कि बहुत आराम से हो जाएगा, ये हमें पता भी है, ठीक है, हम समझते भी हैं। आगे बढ़ते हैं और जो सबसे अहम सवाल है जिन लोगों को नहीं पता है वो है कि ये वक्फ आखिर एग्जैक्टली क्या है ना। देखिए वक्फ को लेकर के कई सारी बातें हैं कि ये शब्द अरबी शब्द है ना वकूफा से आया हुआ है ना। वकूफा जिसका मतलब रेस्ट्रिक्शंस होता है या प्रतिबंध होता है, लेकिन वकूफा से ही जो वक्फ शब्द जो डिस्क्राइब वो निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, उसका मतलब था संपत्ति का संरक्षण, है ना। तो ये वक्फ वही अरबी शब्द है जिसका मतलब, अगर मैं साधारण भाषा में आपको बताऊं तो यह है कि खुदा के नाम पर दी जाने वाली वस्तु या संपत्ति। यानी बेसिकली क्या है कि इस्लाम धर्म के अंदर जो है परोपकार के उद्देश्य से, है ना, यानी कि दान के उद्देश्य से, परोपकार के उद्देश्य से ये संपत्ति का दान किया जाता है। बेसिकली अगर इसको आप साधारण भाषा में समझे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इसको बहुत आसानी से समझते हैं, जानते भी हैं, है ना, कि कोई भी जो मुस्लिम व्यक्ति है वो अपनी चल या अचल संपत्ति, है ना, यानी कि अपना कैश या अपना प्रॉपर्टी जो लैंड है ना, उसको वो वक्फ घोषित कर सकता है। कहने का मतलब है कि वो उसको दान के रूप में खुदा के नाम पे या अल्लाह के नाम पर वो उस संपत्ति को दान कर सकता है। और एक बार जब ये संपत्ति, जैसे ही वो संपत्ति आप मतलब दान करते, इसी को वक्फ करना कहते हैं ना। और एक बार कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित हो गई तो दोबारा उसे आप वापस नहीं ले सकते, उसे गैर वक्फ नहीं बनाया जा सकता। ये चीज क्लियर है। तो वक्फ आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल है कि जो जैसे आप हिंदू धर्म में भी हम लोग दान करते हैं, सिमिलरली, है ना, जो इस्लाम धर्म में है, यहां पर क्या है कि अल्लाह या खुदा के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, ठीक है, जो है वो प्रॉपर्टीज का, चल या अचल संपत्ति का एक तरह से दान किया जाता है। हाँ, बस यही चीज है कि यहां पर देखिए मतलब, और उसी को हम लोग वक्फ बोल देते हैं। और एक बार जो संपत्ति आपने दान कर दी, यानी वक्फ वो घोषित हो गई, तो वो गैर वक्फ नहीं बनाया जा सकता। और यहां तक हमें लग रहा है और यहां तक हमें समझ में आता है कि वक्फ बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए कि समाज ऐसा होना चाहिए कि जहां पर पिछड़े, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद है, उनके लिए जो सक्षम लोग हैं वो दान करें, है ना, वो संपत्ति को बेसिकली, है ना, परोपकार के उद्देश्य से संपत्ति का वो दान करे ताकि लोक कल्याण का काम हो सके। और वक्फ का मेन उद्देश्य यही है और यहां तक वक्फ बिल्कुल सही है, जिसमें कोई दिक्कतें नहीं आती। आगे आप ये भी देखें कि जो वक्फ से होने वाली आय है ना, यानी कि उस जमीन से जो भी आय होती है वो आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और जो आश्रय गृह होता है उनको जाता है। यानी इनसे जो आय आती है, जो पैसे आते हैं, ठीक है, जो राजस्व आता है, ये जिस भी तरीके से इससे पैसा आता है वो इन सब जगहों को जाता है, जो कि बहुत सही है, जो कि ये जरूरी भी है समाज के लिए, ऐसा मैंने आपको पहले भी कहा। अब देखिए समस्या कहां से आती है। समस्या आती है वक्फ के मैनेजमेंट, यानी इन संपत्ति, इस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को लेकर के। और सवाल के घेरे में वक्फ क्यों है, उसका एक कारण है, वो है वक्फ के पास जो अपार संपत्ति है।
और ये संपत्ति सिर्फ दान के द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। देखिए, सुनने में कोई भी जो मुस्लिम भाई अभी सुन रहे होंगे, है ना, उनको ये लग रहा होगा कि भाई ये तो दान की संपत्ति है, तो इसमें आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं? यानी कि सरकार से वो ये प्रश्न कर सकते हैं, जो प्रश्न जायज भी है ना। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जो वक्फ के पास संपत्ति है, वो सारी संपत्ति दान की संपत्ति नहीं है, वो डोनेशन वाले संपत्ति नहीं है। कई ऐसी संपत्ति है जो वक्फ ने जबरदस्ती हथिया है, और यह संपत्ति हिंदुओं की नहीं है, यह संपत्ति मुसलमानों की ही है। अधिकांश मुसलमानों की संपत्ति को ही कहीं ना कहीं वक्फ ने, या जो वक्फ बोर्ड है, उसने उसको वक्फ घोषित कर दिया था। ठीक है, जिसके बाद कई सारी समस्याएं, अभी आपको पता भी चलेगी इसके ये कितनी समस्याएं हैं, क्या क्या है। अब देखिए, वक्फ बोर्ड को भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक कहा जाता है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में रेलवे और जो रक्षा विभाग है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो भूमि है, सबसे ज्यादा जो लैंड है, वो वक्फ बोर्ड के पास है। और यहीं से वक्फ बोर्ड पर सवाल भी खड़े होते हैं, है ना। कितनी है? तो लगभग 8 लाख एकड़ में, अगर आप देखें यहां डेटा देखें तो 8,72,292 पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, और जिसकी अनुमानित कीमत जो है 1.2 लाख करोड़ है। कई सारे देश की जीडीपी भी इतनी नहीं है। आप बगल में हमारे देश पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी देख सकते हैं। ठीक है, इन संपत्तियों से 200 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो हर साल वो प्राप्त होता है। और जैसा मैंने कहा कि इन जनरल ये सारे जो आय है वो अच्छे, मतलब कि जो लोक कल्याण है उसके लिए यूज होता है। लेकिन समस्या कहां से शुरू होती है? समस्या शुरू होती है इसके मैनेजमेंट पे, और यहीं से आता है आपका वक्फ बोर्ड, है ना। और यह समझना जरूरी है, क्योंकि सवाल वक्फ पर नहीं, वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़ा किया गया एक्चुअल में। वक्फ से सरकार को या किसी को कोई दिक्कतें नहीं है, वक्फ बोर्ड से दिक्कतें हैं। और दिक्कतें क्यों हैं उसका कारण आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो ये मैंने कहा भी कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन का काम ये करता है। देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिसमें से 30 जो हैं वो सुन्नी के हैं और 2 जो है वो सिया वक्फ बोर्ड हैं। ठीक है, ये सुन्नी के वक्फ बोर्ड अलग हैं और सिया के वक्फ बोर्ड अलग हैं। वक्फ बोर्ड एक तरह का कानूनी इकाई है। ठीक है, यह संपत्ति को अर्जित करने, उसका प्रबंधन का काम देखता है, उसका मैनेजमेंट का काम देखता है। और जैसा मैंने कहा भी कि वक्फ संपत्तियों को ना बेचा जा सकता है और ना ही पट्टे पर दिया जा सकता है ना ही लीज पर दिया जा सकता है। अब ये वक्फ बोर्ड की शुरुआत कहां से होती है, थोड़ा पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत जो है, औपचारिक शुरुआत 1913 में औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था, और बाद में 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसको मैंने पीछे बताया कि इसको निरस्त करने के लिए यह संशोधन लाया भी गया था। ये 1923 वाले वक्फ एक्ट को, जो कि कॉलोनियल एरा का है। ठीक है, अब देखिए बनाया जिसने इसे कानूनी आधार दिया, लेकिन तब सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर वक्फ था, यानी जहां लोग गरीबों की मदद, शिक्षा या धार्मिक कामों के लिए अपनी संपत्ति का दान करते थे। तभी वक्फ बोर्ड इतने बड़े लेवल पर नहीं था, या वक्फ पे इतनी संपत्तियां नहीं थी। अब समस्या कहां शुरू होती है? समस्या शुरू होती है वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट से। अब इसको समझिएगा और आगे हम देखते हैं। देखिए, आजादी के बाद पहली बार जो है साल 1954 में वक्फ अधिनियम संसद में पारित किया गया। वक्फ 1955 में फिर वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई प्रॉपर रूप से। फिर 1995 में इसको लेकर के सबसे बड़ा चेंजेस लाया गया। इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्तियां दी। ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम में ये हुआ। ताकत बढ़ने के साथ यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि वह 2 अधिनियम है, एक तो 2013 वाला और एक 1995। और जो मेन है 1995 के अधिनियम जो है, या 1995 में जो संशोधन बेसिकली किए गए थे पुराने वक्फ एक्ट में, उसमें जो चेंजेस किए गए और जो अधिकार दिए गए, जो शक्तियां दी गई, वही जो समस्या की जड़ बनी। क्या बनी? देखिए, ताकत बढ़ने के साथ
अब वक्फ पर अतिक्रमण, वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें शुरू हुई और ये शिकायतें मुस्लिम पक्ष ने ही की है। इस शिकायतों को साधारणतः अगर आप देखें इन जनरल तो हिंदू पक्ष ने कभी नहीं उठाया। हाँ, कभी कभी ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर वक्फ ने हिंदू संपत्तियों को भी, है ना, या वक्फ बोर्ड ने हिंदू संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया, ठीक है। और घोषित करने के बाद क्या समस्या होती है अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि अगर देखिए वक्फ में एक सबसे बड़ी यही समस्या है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर कर दिया, है ना, यानी कि उसने ये कह दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो फिर आप उसको लेकर के कोर्ट में भी नहीं जा सकते। यानी जो कोर्ट का आप सबसे बड़ा जो कोर्ट का पावर होता है रिट पावर, है ना, इवन जो रिट पावर है उसको भी ये संकुचित कर देता है, उसको भी ये लिमिट कर देता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको भी ये संकुचित करता है। और इसको लेकर के ही ये सारे जो है सवाल और संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई। खैर अभी और डिटेल में इसको समझते हैं। जैसा मैंने कहा कि 1995 और 2013 के जो संशोधन है उसने वक्फ को बहुत ज्यादा शक्तियां दी। शक्तियों से जो है वो उनका अतिक्रमण, ताकत बढ़ने से अतिक्रमण, वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें जो है वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ होने लगी। जैसा मैंने कहा 2013 के संशोधन अधिनियम में, है ना, वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार दिए गए। इसमें सबसे बड़ा जो मैंने आपको बताया कि वक्फ बोर्ड जो है किसी भी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर या वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। अब इसमें समस्या क्या है, अब देखिए, अब यहां से आप देखिएगा कि अब आपको यहां पर पूरा मैंने यहां पे आप डिटेल लिया, आप लोग पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं या आप मेरे साथ इसको समझ सकते हैं। देखिए वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है और इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, तभी आपको वक्फ के संशोधन की प्रक्रिया भी समझ में आएगी कि आखिर क्यों संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार क्यों इस मैटर में, है ना, अपना टांग अड़ा रहा है, ठीक है, सरकार क्यों संशोधन कर रही है भाई, तो वो आपको यहां समझ में आएगा। देखिए एक जो समस्या थी कि वक्फ बोर्ड देश भर में कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी संपत्ति करार दे देता है, इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। और मैंने बताया आपको 1995 का वक्फ एक एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है, ये समझिएगा, कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, वो बस डिक्लेयर कर देगा। अब ये उस आदमी की यानी जमीन के असली मालिक की जिम्मेदारी हो जाती है कि ना वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि ये कितना, है ना, प्रॉब्लमेटिक है और कितना ये क्वेश्चनेबल है, कितना डिबेटेबल चीज है कि भाई मान लीजिए कि कोई एक मुस्लिम भाई है ना, उसकी जमीन है, ठीक है, और उस जमीन को वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये तो वक्फ की संपत्ति है। अब वक्फ बोर्ड इस पे कोई क्लियरेंस नहीं देगा, ये उस पे कोई कुछ नहीं करेगा, ये उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है। अब उस बेचारे उस मुस्लिम भाई की जिम्मेदारी है, अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि भाई वो ये प्रूफ करे कि ये वक्फ की नहीं है। मतलब वक्फ बोर्ड का सिर्फ इतना काम है कि हम डिक्लेयर कर दें, हम क्लियर कर दें कि ये हमारी संपत्ति है, और यही विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। अब अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ यह लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना होता है, सारे कागज और सबूत उसे देने होंगे जो अब तक दावेदार थे, नहीं, जो अब तक मालिक था उसको उल्टा सबूत देना होगा, वक्फ को कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये तो भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने जमाने में जो राजा महाराजा अतिक्रमण करते थे, ये वैसे वाली होगी कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है ये संपत्ति राजा की है, ये संपत्ति उस राज्य का है, तो है ना, अब तुम जानो भाई, अब तुम प्रूफ ला करके दो, तुम लड़ो मड़ो जो करना है, लेकिन वक्फ में ने कह दिया कि ये संपत्ति हमारी है तो हमारी है, बात खत्म। हम कोई प्रूफ नहीं देंगे, कोई दस्तावेज नहीं देंगे, है ना, और तुम इस बात को लेके कोर्ट में, अभी आप आगे वही समझिए, है ना। तो 1995 का संशोधन मैंने कहा भी कि यह अहम हो जाता है, से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया, नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक यानी पवित्र,
मजहबी यानी धार्मिक या चैरिटेबल परोपकारी मान लिया जाए तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। और वक्फ वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है, ये विवादित पार्ट है ना। और ये सबसे ज्यादा, ये जो आर्टिकल 40 है ना, ये सबसे ज्यादा है कि यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। मतलब कि कौन सी जमीन वक्फ की है कौन सी नहीं है, ये वक्फ के अंदर है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सर्वेयर है वो डिसाइड करेगा और वो बोर्ड तय करेगा। यानी यहां देश का संविधान, देश का जो अदालत है, देश की जो कोर्ट है, न्यायालय, उसका कोई रोल नहीं है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं या जो भी अथॉरिटीज हैं, उनका कोई रोल नहीं है। ये सारा का सारा काम वक्फ बोर्ड डिसाइड करेगी, है ना। बाद में, जैसा मैंने कहा, 2013 में संशोधन पेश करके वक्फ को इस मामले में असमित और पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी। और आप देखिए, इस बात को आप समझ लीजिए कि आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इस संशोधन में एक सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है कि एक बार जो वक्फ की संपत्ति बता दी गई है ना, उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मैंने अगेन कहा, जो हमारा जो रिट का जो संविधान, यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार, बार बार आप देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, यानी इस देश का कोई भी नागरिक हो, उसके पास सबसे बड़ी शक्ति है, वो है मौलिक अधिकार। कि जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, है ना, अप्रोच कर सकता है और वहां वो रिट्स के थ्रू जो है वो अपनी बातों को रख सकता है और न्याय जो है वो प्राप्त कर सकता है। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जो आर्टिकल 226 के तहत जो है वो रिट इशू करती है। हाई कोर्ट के पास इसमें ज्यादा जो है, उनके पास ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो ज्यादा एरिया और ज्यादा कहिए कि प्रोविजंस इनके पास होते हैं। सुप्रीम कोर्ट थोड़े कम होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि सुप्रीम हाई कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है तो उनके डिसीजंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खैर, लेकिन देखिए कि वक्फ के कानून जो है वो जो भारतीय नागरिक है उसकी ये संवैधानिक शक्ति को ही खत्म कर देता है कि भाई आप इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी है। यानी कि मान लीजिए कि आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर कर दिया गया, तो अब आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगाना होगा। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, है ना। और वक्फ ट्रिब्यूनल, है ना, आप जाएंगे कहां, तो एक वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, वहां जाइए। और ट्रिब्यूनल में मेंबर्स कौन है, तो ऑब्वियसली जो वहां जो प्रशासनिक अधिकार होते हैं उसमें नॉर्मली देखिए गैर मुस्लिम्स नहीं होते। अब गैर मुस्लिम्स को लाने की बात की गई है तो उसमें जो है मुख्यतः मुस्लिम अधिकारी होते हैं, ठीक है। और वक्फ एक्ट का ही सेक्शन 85 ये कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ये सबसे अहम बात है जिसके कारण ये संशोधन आया। तो जो दो तीन कारण संशोधन के हैं लाने का, उसमें से मैंने आपको एक बताया कि सबसे पहला तो था वक्फ के पास जो अपार संपत्ति इकट्ठा हो रही थी, ठीक है, और वो अवैध तरीके से उस पर कई सारे आरोप लग रहे थे, उसके कारण, ताकि उसमें पारदर्शिता लाए। पहला तो कारण था संशोधन यही लाने का कि जो वक्फ की संपत्ति है उसमें पारदर्शिता, उसके प्रबंधन में, है ना, उसके मैनेजमेंट में, उसके कंट्रोल, उसके नियंत्रण में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ये सबसे अहम, क्योंकि उस पर कई सारे सवाल किए जा रहे थे, ठीक है। और चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो, सभी तरह के लोग इस पर, कई सारे केसेस आप पढ़ेंगे जहां पर वक्फ ने, है ना, सरकारी संपत्ति को ही वक्फ की संपत्ति, मतलब वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर कर दिया, या फिर कई सारे लोगों की, चाहे वो मुस्लिम भाई हो या हिंदू हो, है ना, उनकी संपत्ति को जो है वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर कर दिया और वो उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते। सबसे बड़ी व्यवस्था उनकी ये है, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई तो वक्फ बोर्ड के पास तो वो जा सकता है, ट्रिब्यूनल के पास सकता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज हैं, उनको लेकर के क्या जो अवेयरनेस है उतनी ज्यादा नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनके पास दादा परदादा की जमीन पड़ी है बट उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में तो बहुत आसानी से वक्फ जो है वो जमीन को, है ना, अवैध रूप से अपने कब्जे में ले सकता है वक्फ बोर्ड, ठीक है। ये सारी समस्या होती थी। एक और समस्या थी वक्फ संपत्ति में महिलाओं के उत्तराधिकार को लेकर के, कि महिला, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता। ये थोड़ा बहुत डलहौजी लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट का कॉन्सेप्ट लाया था, कुछ वैसा ही यहां वक्फ के केस में काम करता है। याद होगा अगर आपने
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत कभी सुना हो, तो जिसमें ये नियम था, डलहौजी ने ये नियम लेकर के वो आए थे कि अगर किसी का अपना खून, अपना उत्तराधिकारी यानी बेटा नहीं होता है, ठीक है, किसी राजा का, है ना, या किसी जो प्रिंसली स्टेट का, तो ऐसे में वो जो राज्य है, वो स्टेट जो है वो ब्रिटिश, उस पर ब्रिटिश का कंट्रोल होगा। वक्त के अंदर कुछ ऐसा ही है कि जो महिला, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक परिवार है, उसका कोई, है ना, मेल एयर नहीं है, ठीक है, यानी कि जो, है ना, पुरुष उत्तराधिकारी अगर उसका आगे नहीं है, तो उसकी संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो जाएगी, महिला को कोई उत्तराधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे में जो महिलाएं हैं, खास करके जो विधवा महिलाएं हैं, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस संशोधन को उनके भले के लिए भी लाया गया, और ये भी एक कारण है कि देश में एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है, महिलाओं का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, वो जो है सरकार के इस संशोधन का समर्थन कर रही है। आप कई जगह जो है रैलियां निकाली गई हैं सरकार के समर्थन में, कई जगह विरोध में, तो कई जगह समर्थन में भी रैलियां निकाली गई हैं, ठीक है। अब जरा कुछ और समझते हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये वक्फ संशोधन बिल में क्या बदलाव किए जा रहे हैं, इसको समझिए। देखिए, सबसे पहला जो बदलाव आप इसमें समझिए, कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वक्फ की जो संपत्ति है, उस पर जो अवैध कब्जा हो रहा है, उसको खत्म करना। जो उसकी जो अवैध तरीके से उस पर कब्जा हो रहा है, उसका जो लीजिंग में दिया जा रहा है, उससे जो पैसे अर्न किए जा रहे हैं, है ना, इस पर कई सारे पहले भी सवाल उठे हैं, है ना, कई सारे सवाल उठे हैं संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट था, वो था कि भाई इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, यानी हमें वक्फ की संपत्ति को खत्म नहीं करना है, बस हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है। हमें इसके अंदर जो पारदर्शिता लानी है कि वक्फ किसी संपत्ति को जब वक्फ बोर्ड जब किसी संपत्ति को, किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से कानून होना चाहिए, ताकि उसमें पारदर्शिता ला सके, है ना, वो कोई अवैध ना हो। तो पहला तो यही चीज है, ठीक है, कि ये चीज किया जाए। वक्फ, अब देखिए क्या क्या है, तो एक तो है कि वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन करना होगा, ठीक है। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स है वही करते थे, वही सारा कुछ डिसाइड करते थे। लेकिन अब ये जो है, जो हमारे देश के अधिकारी हैं, जो उच्च पद के अधिकारी हैं, जो जैसे जिला कलेक्टर हैं, डीएम हैं, उनको ये दिया जाएगा, उनको मतलब वो सर्वेक्षण करेंगे, उन और इसके स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार उनके पास होगा। वो ये निर्धारित करेंगे कि कोई जो संपत्ति है जिस पर वक्फ अपना अधिकार बता रहा है, वो एग्जैक्ट उनकी है या नहीं है, या वो किसी आम आदमी की है, ठीक है। तो इसमें कलेक्टर की एक बहुत अहम भूमिका जो है वो शुरू की जा रही है। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद, जिसमें गैर मुस्लिम सदस्य, ऐसा नहीं कि पहले प्रोविजन नहीं था, पहले भी प्रोविजन था कि उसमें गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, बट थे नहीं, तो इसमें गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करना अब अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो गैर मुस्लिम्स हैं, उनकी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर दिया गया, और वो इसके लिए कुछ नहीं कर सके, क्योंकि इसमें आप जान रहे, इसमें आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। इसके अलावा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत अहम है। अपनी महिला उत्तराधिकार के बारे में भी मैंने बात की, ठीक है। तो इसमें यह है कि वक्फ जो बोर्ड और परिषद है, इसमें कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करना जरूरी होगा, और ये दोनों मुस्लिम महिलाएं होंगी, ठीक है। और इसी में रिलेट यहां बता दूं कि जो वक्फ अल औलाद जो है ना, बेसिकली ये उसी का पार्ट है, ठीक है। इसमें महिलाओं सहित उत्तराधिकारियों को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इसको सिंपल अगर आप इसको समझे, तो वक्फ बिल में महिलाओं के उत्तराधिकार को सुरक्षित करने की बात की गई है, ताकि उन्हें संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सके, उनके अधिकारों की सुरक्षा हो। मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति तभी वक्फ कर सकता है, वो दान कर सकता है, जबकि वह कम से कम एक तो 5 साल तक मुसलमान हो, अन्यथा उसे वक्फ को कानूनी नहीं माना जाएगा। साथ में उस वक्फ को वक्फ करने से पहले जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो महिलाएं जरूरतमंद, जो भी महिलाएं जो उस परिवार की सदस्य हैं, उनको अधिकार दिया जाएगा। उनको अधिकार देने के बाद ही जो बची संपत्ति है उसको वक्फ डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसे कहीं ना कहीं महिलाओं के, है ना, जो भविष्य क्या है, महिलाओं के हितों की सुरक्षा साफ साफ समझ में आ रही है, ठीक है।
इसके अलावा सबसे अहम जो है ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि विवादों में जो ट्रिब्यूनल का फैसला था कि जिसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, अब ये हाई कोर्ट में अपील की जा सकी, जो पहले संभव नहीं था। यह सबसे अहम है कि अगर कभी ऐसा होता है किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी या किसी सरकारी प्रॉपर्टी पर, है ना, वक्फ बोर्ड अगर ऐसा क्लेम करती है और मान लीजिए वक्फ ट्राइब्यूनल भी उस पर सहमत हो जाती है, तो इसकी अपील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकेगी। बिना दान के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी, यानी वक्फ बोर्ड डायरेक्ट ऐसे दावा नहीं कर सकता कि भाई ये संपत्ति वक्फ हो गई, ठीक है, जिसे केवल दावे के आधार पर संपत्ति हड़पने की प्रथा खत्म होगी, क्योंकि ऐसे आरोप वक्फ बोर्ड पर अक्सर ही लगाए गए हैं। सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर कराना अनिवार्य होगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए कि आखिर वक्फ की संपत्ति कहां से आ रही है, कितनी आ रही है, कितनी संपत्ति है, उसका किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। सारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने पर प्रतिबंध लगेगा, जो सबसे बड़ा बात है। क्योंकि जो अक्सर वक्फ बोर्ड पे जो इल्जाम लगे हैं वो यही है कि वो हर तरह की संपत्ति पर, सरकारी हो गैर सरकारी हो, है ना, उसको वक्फ डिक्लेयर कर दे रही है, तो उस पर एक बड़ा प्रतिबंध लगेगा। तो ये सारे सुधार किए जा रहे हैं। इन सुधारों को अगर और डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल सुधारों पर ही हम लोग बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो जिसको हम मोटा मोटी कह रहे हैं, ठीक है, वो यही सुधार, इन्हीं सुधारों की बात की गई है, जो आपका जो वक्फ कानून, जो मतलब वक्फ विधेयक जो पारित हो चुका है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हमने वक्फ संशोधन के बारे में पढ़ लिया। अब ये सारी बातें अब आपको क्लियर हो रही, क्या समस्या थी, किस तरह के संशोधन लाए गए हैं, अब आपको ये भी क्लियर हो गया संशोधन की आवश्यकता है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जरा इस बात पर भी समझते हैं कि मुस्लिम पक्ष को आखिर इसे क्यों दिक्कत है। वैसे तो मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा पक्ष जो है इसका समर्थन ऑलरेडी कर रहा है, महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं समर्थन कर रही हैं, बट हम विरोध को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि विरोध क्यों है। देखिए, विरोध का जो एक अहम कारण है, देखिए सबसे पहला जो मुद्दा जो विरोध का बनाया जा रहा है, जो मुस्लिम पक्ष बना रही, वो ये कह रही है कि इस संशोधन को संविधान द्वारा प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला माना गया है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, और है ना, वहां पर जो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है, 25 से लेकर 28 है, यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और इसमें, है ना, आप किसी धर्म को परफॉर्म कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, उस वहां प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को लेकर के भी राइट्स दिया हुआ है। तो जो देश के मुसलमान है, उनका एक पक्ष ये है कि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का जो है कहीं ना कहीं उस पर हमला है, ठीक है, जो संविधान हमें मौलिक अधिकार के रूप में देती है। तो अब देखिए, ये कितना सही कितना गलत है, आपने जो अभी तक जो डिस्कशन देखा उससे आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे, देखिए, मैं अगेन किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक, है ना, नॉर्मल जो न्यूट्रल होकर के मैं अगर अपनी बात कहूं, जो मेरी समझ कह रही है, उसमें यहां किसी मुसलमान की हानि तो मुझे कहीं से नहीं लग रही है, ठीक है। उल्टा अगर आप देखें तो जो मुस्लिम पक्ष है या मुस्लिम समुदाय है, जो जरूरत है, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद महिला है मुस्लिम पक्ष की, ठीक है, उनके लिए ये फायदा ही है, इस कानून से फायदा है। इनसे पारदर्शिता, जो वक्फ बोर्ड पर जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें पारदर्शिता ही आएगी, महिलाओं का उद्धार होगा, जरूरतमंदों को मदद मिलेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फायदा ही देखा जा रहा है, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका जो भी पक्ष है, आप इसके पक्ष में है, विरोध में, आप जरूर कमेंट में मेंशन करिए, ठीक है। मैं उसको पढ़ूंगा और आप एक रीजनेबल आइडिया भी दीजिए, ताकि मुझे भी ये इस चीज को समझने में और मदद हो सके कि ये एग्जैक्टली, है ना, ये मुस्लिम पक्ष को की जो दिक्कतें हैं वो कितनी हद तक सही हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं आप इस तरह के कमेंट्स ना करें, कोई बहुत ज्यादा उस तरह के अटपटांग कमेंट ना करें। आप सहमत है तो भी, असहमत नहीं है तो भी कमेंट करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। अब देखिए, एक जो और सवाल है कि कई लोगों का यह मानना है कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से इस्लाम धार्मिक स्थलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर के जो विधानसभा है और मतलब जो लोकसभा राज्यसभा है, दोनों में बहुत ज्यादा विवाद हुआ, जो बहुत ज्यादा, और बहुत सारे लीडर जो है वो यही बात दोहरा रहे कि जो मुस्लिम इस्लामिक धार्मिक स्थल है उस पर कहीं ना कहीं सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन सरकार ने अपने ड्राफ्ट में, अपने बिल में ये साफ साफ कहा है कि इस बिल से जो है वो इस्लामिक धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं होगा, है ना, उस पर किसी भी तरह का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास सरकार का नहीं है, बल्कि इसमें पारदर्शिता लाने का ही प्रयास मुख्यतः है।
बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट में बताइए। और साथ ही मुस्लिम सांसदों ने वक्फ संशोधन विधेयक में जो गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जो गैर मुस्लिम मेंबर्स जो या गैर मुस्लिम सदस्य हैं उसको वक्फ बोर्ड में शामिल करने की जो जो परमिशन दी गई है उसको, उस पर भी आपत्ति जताई है। ये उतनी बड़ा सवाल नहीं है, जो मेन सवाल है वो ये दोनों सवाल जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखा गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप जरूर कमेंट में बताइए। बाकी मुझे इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये बिल पास भी नहीं होता। ये विधेयक दोनों ही जगह से पास हो चुका है, अब तो ये कानून बन ही जाएगा। ठीक है, देखिए इससे पहले भी आपको अगर पता होगा तो सीएए को लेकर के भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे, लेकिन सीए को लागू हुआ 2 साल हो चुका और आप देखिए एक भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं गई है या कोई ऐसा सवाल खड़ा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो बवाल है, ज्यादातर जो हंगामा है वो या तो राजनीतिक दृष्टिकोण से है या फिर शिक्षा के अभाव में या जानकारी के अभाव में है ना। मैं अगेन किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक समुदाय पर प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूं। आप, मेरा काम इंफॉर्मेशन है, जानकारी देना है, और ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। आप भी अगर मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जिनका भी कमेंट इंफॉर्मेटिव होगा मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो ज्ञान सूत्रा अकेडमिक्स यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे जो है क्लासेस इस पे चलते हैं, इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आती हैं, फॉर्म से रिलेटेड आती हैं, और जानकारी की सीरीज तो खैर आपके लिए है ही, जिसमें आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वक्फ पर और भी वीडियोस या और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।